दुनिया के 7 सबसे अजीब कॉइंसिडेंस जिन्हें आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। नंबर 1, 1610 में गैलीलियो गैलीली ने एक अजीब तरीके से अपनी डिस्कवरी शेयर की। उन्होंने सैटर्न के रिंग्स देखे थे, लेकिन आइडिया चोरी ना हो जाए इसीलिए उन्होंने एक एनाग्राम भेजा। असल में एनाग्राम एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें एक वर्ड या सेंटेंस के लेटर्स को घुमा फिरा कर नया वर्ड या सेंटेंस बनाया जाता है। गैलीलियो के केस में उन्होंने अपनी डिस्कवरी सीधा लिखने के बजाय लेटर्स को मिक्स करके भेज दिया था ताकि कोई और पहले क्लेम ना कर ले। जब ये एनाग्राम जोहानस केपलर के पास पहुंचा तो उन्होंने इसे गलत डिकोड कर लिया। केपलर को लगा कि गैलीलियो कह रहे हैं कि मार्स के 2 मून हैं, पर असल में गैलीलियो मार्स के बारे में कुछ कह ही नहीं रहे थे। वो सैटर्न के रिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। थोड़े टाइम बाद गैलीलियो ने करेक्ट मीनिंग बताते हुए कहा कि एनाग्राम एक्चुअली सैटर्न के रिंग्स के लिए था। सबने इसे मिसअंडरस्टैंडिंग समझा और लोग भूल गए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 200 साल बाद 1877 में साइंटिस्ट ने सच में मार्स के 2 मून डिस्कवर किए, फोबोस और डीमोस, बिल्कुल वही जो केपलर ने गलती से मेंशन किया था। सबसे अजीब बात ये लगती है कि एक रॉन्ग डिकोडिंग फ्यूचर में राइट प्रूव हो गई। केपलर का गैस साइंस नहीं था, फिर भी रियलिटी उसी डायरेक्शन में निकली। हिस्ट्री में ये इंसिडेंट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कभी कभी एरर्स भी फ्यूचर की तरफ पॉइंट कर देते हैं, जैसे यूनिवर्स खुद हिंट दे रहा हो, बस समझने में थोड़ा वक्त लगता है। नंबर 2, 12 मार्च 1951 को एक बहुत ही अजीब कोइंसिडेंस हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों जगह एक ही दिन 2 अलग अलग कॉमिक स्ट्रिप्स लॉन्च हुई और दोनों का नाम सेम डेनिस द मेनिस था। सबसे अजीब बात ये थी कि दोनों का हीरो एक शरारती बच्चा था। अमेरिका में ये कॉमिक हैंक कैचम ने बनाई थी, जिसमें डेनिस एक छोटा सा लड़का था जो पड़ोसियों को परेशान करता था, स्पेशली मिस्टर विल्सन को। वहीं ब्रिटेन में भी उसी दिन डेविड लॉ ने अपनी कॉमिक लॉन्च की, जिसमें डेनिस का लुक थोड़ा अलग था, ब्लैक रेड स्ट्रिप्ड स्वेटर और ज्यादा रेबेलियस एटीट्यूड। हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों क्रिएटर्स एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और उस टाइम इंटरनेशनल कॉमिक्स का एक्सचेंज ऑलमोस्ट नहीं के बराबर था। नाम, कॉन्सेप्ट, टाइमिंग सब कुछ इत्तेफाक से डेवलप हुआ। सबसे अजीब बात ये लगती है कि कॉमिक्स के सिर्फ नाम ही सेम नहीं थे, बल्कि उनके कोर आइडियाज भी मैच करती थी। एक ऐसा बच्चा जो रूल तोड़ता, एडल्ट्स को चैलेंज करता और केओस क्रिएट करता था, जैसे इमेजिनेशन ने एक ही थॉट को 2 अलग कॉन्टिनेंट्स में एक साथ जन्म दे दिया हो। बाद में जब ये कॉइंसिडेंस पब्लिक हुआ तो लोग इसे पॉप कल्चर हिस्ट्री का सबसे परफेक्ट साइमल्टेनियस इन्वेंशन मानने लगे। नंबर 3, 1960s के टाइम पर बुल्गारिया के एक शहर में एक अजीब सी घटना नोटिस की गई। पता चला कि एक पर्टिकुलर टेलीफोन नंबर बार बार जब नए लोगों को अलॉट होता तो ऑलमोस्ट हर ओनर के साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता। किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो किसी का बिजनेस बैंकरप्ट और कुछ केसेस में सडन डेथ तक रिपोर्ट हुई। शुरू में सबने इसे कोइंसिडेंस माना, लेकिन जब ये नंबर तीसरी चौथी बार भी सेम पैटर्न फॉलो करने लगा तब टेलीफोन कंपनी ने रिकॉर्ड्स चेक करने का डिसीजन लिया। हैरान करने वाली बात ये निकली कि प्रीवियस ऑनर्स का भी हिस्ट्री बिल्कुल सेम था। हर एक के लाइफ में नंबर मिलने के बाद सीरियस डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था। अजीब बात ये थी कि ओनर्स एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, अलग प्रोफेशन, अलग एज और अलग बैकग्राउंड, लेकिन आउटकम ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता था। लोगों में ये बात फैलने लगी कि शायद ये नंबर श्रापित है। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की कि उनका नंबर चेंज कर दिया जाए और जो नए ओनर्स बने उन्होंने भी थोड़े टाइम बाद कंप्लेन की। इवेंचुअली कंपनी ने क्वाइटली वो नंबर सर्कुलेशन से हटा दिया, बिना कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन दिए। रिकॉर्ड्स बंद कर दिए गए और केस धीरे धीरे फाइल में दब गया। आज भी कुछ लोग इस इंसिडेंट को सिर्फ एक कोइंसिडेंस मानते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वो नंबर श्रापित था। नंबर 4,
थॉमस जेफरसन और जॉन एडम्स अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स थे। दोनों का अमेरिकन इंडिपेंडेंस में मेजर रोल था, लेकिन उनका रिश्ता बहुत कॉम्प्लेक्स था। पहले वो दोस्त बने, फिर राइवल्स, और फिर लाइफ के लास्ट सालों में वो फिर से दोस्त बन गए। अजीब बात यह है कि दोनों की मौत एक ही दिन 4 जुलाई 1826 को हुई थी। ये कोई नॉर्मल डेट नहीं थी, बल्कि ये अमेरिकन इंडिपेंडेंस की 50th एनिवर्सरी थी। वही दिन जिसके लिए जेफरसन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी थी और एडम्स ने उसे डिफेंड और पुश किया था। 4 जुलाई 1826 को जेफरसन सुबह वर्जीनिया में मर गए और कुछ घंटे बाद मैसाचुसेट्स में जॉन एडम्स ने अपनी आखिरी सांस ली। सबसे चिलिंग कोइंसिडेंस ये था कि एडम्स के लास्ट वर्ड्स थे, थॉमस जेफरसन स्टिल लिव्स। हैरान करने वाली बात यह है कि एडम्स को ये पता ही नहीं था कि जेफरसन कुछ घंटे पहले ही मर चुके थे। असल में उस समय कम्युनिकेशन स्लो थी और कोई इंस्टेंट न्यूज नहीं पहुंच पाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत ने दोनों को एक ही पेज पर क्लोज कर दिया हो। जिन लोगों ने एक नेशन को जन्म दिया, उनका एंड भी उसी दिन हुआ जिस डेट को नेशन का जन्म हुआ था। इसीलिए ये कोइंसिडेंस हिस्ट्री का सबसे इमोशनल और सिंबॉलिक मोमेंट्स में से एक माना जाता है। नंबर 5, जापान के कोस्टल एरियाज में कई सेंचुरीज पुराने स्टोन स्लैब्स मिले हैं, जिन्हें सुनामी स्टोन्स कहा जाता है। इन स्टोन्स पर एक वार्निंग मैसेज लिखा होता था कि इस पॉइंट के आगे घर मत बनाना या वहां से नीचे रहना खतरनाक हो सकता है। सबसे अजीब बात यह थी कि ये वार्निंग्स किसी मिथ के लिए नहीं, बल्कि रियल डिजास्टर के बाद लिखी गई थी। पुराने जमाने में जब बड़े सुनामी आए तो जो लोग बच गए, उन्होंने फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये स्टोन्स लगाए। वो लोगों को वार्न करना चाहते थे कि समंदर के पास घर ना बनाएं। लेकिन टाइम के साथ मॉडर्न डेवलपमेंट्स आई, रोड्स बने, बिल्डिंग्स खड़ी हुई और लोगों ने इन स्टोन्स को सिर्फ ओल्ड मॉन्यूमेंट्स समझकर इग्नोर कर दिया। फिर 2011 में टोहोकू अर्थक्वेक और सुनामी आई, जिसने पूरी कोस्टल तबाह कर दी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह हुई कि जिन विलेज ने सुनामी स्टोन्स की बात मानी और उनके आगे सेटलमेंट्स नहीं बनाए, वहाँ डैमेज या तो बहुत कम था या ऑलमोस्ट नहीं था। जबकि जिन्होंने वार्निंग्स इग्नोर की, उन एरियाज में मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ। अजीब बात ये लगती है कि बिना साइंस, बिना सैटेलाइट्स और बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पास्ट के लोगों ने फ्यूचर का रिस्क बिल्कुल एक्यूरेटली मार्क कर दिया था। नंबर 6, 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 का लास्ट फेज चल रहा था। फ्रांस के बैटल ऑफ मार्कोइंग के आसपास एक ब्रिटिश सोल्जर हेनरी टैंडी वॉर फ्रंट पर था। हेनरी टैंडी एक हाईली डेकोरेटेड ब्रिटिश सोल्जर था। वो बैटल फील्ड में आगे बढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि एक घायल जर्मन सोल्जर लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। उसके पास कोई हथियार नहीं थे। हेनरी ने उसे एम किया, लेकिन घायल और निहत्था देखकर हेनरी ने गोली नहीं चलाई और उसे जाने दिया। लेकिन कुछ साल बाद जर्मनी के लीडर एडोल्फ हिटलर ने ये कहानी बताते हुए कहा कि अगर उस दिन वो ब्रिटिश सोल्जर गोली चला देता तो मैं आज जिंदा नहीं होता, क्योंकि वो इंजर्ड सोल्जर और कोई नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर था, जो उस समय फ्रांस के खिलाफ लड़ रहा था। हिटलर ने एक पेंटिंग भी रख रखी थी जिसमें टैंडी दिखाया गया था और मुसोलिनी को बताया था कि ये आदमी मुझे मार सकता था। हेनरी टैंडी ने हिटलर को जानबूझकर नहीं छोड़ा, लेकिन रियलिटी में ये एक पावरफुल कोइंसिडेंस है। ये कहानी इतनी सिंबॉलिक है कि हिस्ट्री में आज भी क्यूरियोसिटी पैदा करती है। अजीब बात ये लगती है कि अगर वो गोली चल जाती तो शायद वर्ल्ड वॉर 2 कभी होता ही नहीं और हम हिस्ट्री को किसी और रूप में देखते। नंबर 7, 9 नवंबर को जर्मनी में सिक्सलस्टैग बोला जाता है, जिसका मतलब डे ऑफ फेट होता है। अजीब बात यह है कि जर्मन हिस्ट्री के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स इसी एक डेट पर बार बार हुए थे। 1918 में 9 नवंबर को ही काइजर विल्हेल्म II का रूल खत्म हुआ और जर्मनी में साम्राज्य गिर गया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पावर का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया। फिर 1923 में एग्जैक्टली 9 नवंबर को हिटलर का बियर हॉल पुत
शुट्स हुआ। ये उसका पहला अटेम्प्ट था पावर लेने का, जो फेल हो गया और हिटलर जेल गया। लेकिन यहीं से उसके फ्यूचर पॉलिटिक्स का फाउंडेशन पड़ा। सबसे डार्क कोइंसिडेंस 9 नवंबर 1938 को हुआ, जिसे क्रिस्टल नाइट्स बोला जाता है। इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है। उस रात जोइस लोगों के अगेंस्ट मैसिव वायलेंस हुआ था। उनके मंदिर जला दिए गए और दुकानें तोड़ दी गई थी। ये इवेंट बाद में हॉलोकॉस्ट का वार्निंग सिग्नल माना गया। और फिर सबसे शॉकिंग ट्विस्ट 9 नवंबर 1989 को हुआ। इसी दिन बर्लिन वॉल गिर गई। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच जो दीवार दशकों से थी, वो अचानक खुल गई और कोल्ड वॉर का एक सिंबल खत्म हो गया। सबसे अजीब बात ये लगती है कि सेम डेट कभी जर्मनी के लिए कोलैप्स बनी तो कभी फ्रीडम। इसीलिए जर्मनी में 9 नवंबर सिर्फ एक डेट नहीं है, बल्कि एक वार्निंग भी है और एक रिमाइंडर भी। दोस्तों, किस इत्तेफाक ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।